हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का 5th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। एज लाइक यहाँ पर इन लीनियर मोशन हम जो भी क्वांटिटी को मास समझते हैं वही मास यहाँ पर एंगुलर के केस में कन्वर्ट होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया था। ठीक है, यहाँ पर मास का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वही मास का या फिर कह लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। फर्स्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, और सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इन दो चीजों के ऊपर बेसिकली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ओके, तो ये सब तो हमने लास्ट क्लास में सीखा। और भी क्या सीखा था कि डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ गए तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जिसमें से हम लोगों ने दो का डेरिवेशन किया। सबसे पहले तो रिंग का डेरिवेशन किया, एंड आफ्टर दैट हमने डिस्क का भी डेरिवेशन किया। और बाकी का जो भी डेरिवेशन होगा वो हम अपने जेई और नीट वाले लेक्चर्स में आराम से उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज के क्लास में हम सीखेंगे बेसिकली सबसे पहले तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर दैट हम सीखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड आफ्टर दैट हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे हमारे हेडिंग से, जो कि है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो आपके मन में सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि सर ये रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या। ठीक है, अब इसी पे अगर मैंने आपसे एक रिवर्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब तो आप बहुत बखूबी से बता दोगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये यूज है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो यूज है। हमने देखा कि जो मास है वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह लेते हैं। एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका रोल एंगुलर के केस में बहुत ही ज्यादा है। जो रोल हमारे मास का है इन लीनियर मोशन, वही रोल हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है इन एंगुलर मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वैसे ही ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, अब इसका आप इंपॉर्टेंस समझिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो आप कहोगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज आई इज इक्वल टू हाउ मच, एम आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी समझता है। ओके, अगेन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो आप कहोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क passing through its center and again perpendicular to its plane is equal to I is equal to mr square by 2, यही कहोगे। ठीक है, अगेन इन दिस सिमिलर वे मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होगा, तो भी आप मुझे बता दोगे कि सर ml स्क्वायर बाई 12, सेंटर से एक एंड से पास करोगे तो ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस सेम वे अगर मैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर से पूछ लूं तो वो भी आप मुझे बहुत आराम से बता दोगे कि 2/3 mr स्क्वायर फॉर हॉलो स्फीयर एंड 2/5 mr स्क्वायर फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये रहा मेरे पास में कोई भी रैंडम बॉडी, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड में क्या होगा। मान लो ये सेंटर है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि सर इसके लिए तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो ही तो हम बता पाएंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यस, ठीक है, ये तो बहुत सही बात है कि सर इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि इसका रहा ये जो बॉडी है रैंडम बॉडी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, एम के स्क्वायर। बस बात खत्म। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, एम के स्क्वायर। अब ये एम क्या है आपको पता है, मास ऑफ दिस बॉडी। ये के क्या है, अगेन वही कहानी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस इतनी सी कहानी है। अब जैसे मैं और भी एग्जांपल देता हूं इस रेडियस ऑफ गायरेशन का। जैसे मैं आपको कह दूं, जैसे मैंने अभी पीछे पूछा आपसे, तो आपने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया कि सर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया कि ये रहा एक ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब इसका आप मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मैंने पूछा आपसे रिंग का, आपने तुरंत ही बता दिया। मैंने आपसे पूछा डिस्क का, आपने तुरंत ही बता दिया। मैंने आपसे पूछा हॉलो स्फीयर का, आपने तुरंत ही बता दिया। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ऐसा रहा है कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया कि हाँ ये रहा ऑब्जेक्ट, तो आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया। लेकिन क्या हो जब मुझे ऑब्जेक्ट ही डिफाइन ना हो, एज लाइक ये रहा रैंडम बॉडी। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बताऊं, बता ही नहीं सकता, कोई यूज ही नहीं है। बस इसी दिन के लिए ये आया टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन, कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का नहीं पता है तो आप कह दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रैंडम बॉडी विल बी I इज इक्वल टू mk²। बस हो गया, कहानी खत्म। अब अगले दिन या फिर बाद में या फिर आपको मालूम चलता है कि हाँ सर ये जो बॉडी है जिसको आपने रैंडम बॉडी कहा था वो बॉडी मेरा रिंग है, तो आप कह देना कि हाँ ठीक है, अगर वो रिंग था तो ये कर लो कि हम लोग को पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। तो इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। जैसे ही आप यहां से इक्वेट करोगे mk² इज इक्वल टू mr², आप देखोगे m और m कैंसिल हो गया और यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है r, इस r को यहां पुट कर दो तो आपको क्या दिख जाएगा, क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू mr²। ये तो वही बात हो गई, ठीक है, कि पहले आपको वो चीज नहीं पता थी, अब आपको वो चीज पता चल गई। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज करो मेरे पास में एक रैंडम बॉडी है, मैंने उसको एक बॉक्स में पैक कर दिया और आपको दे दिया, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि इस बॉक्स के अंदर जो एक रैंडम बॉडी रखा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब आप बोलोगे सर मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर है, तो अब मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊं कैसे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, तो मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता ही नहीं सकता। तो वो बताने का तरीका है ये, वो बताने का तरीका है ये, ठीक है। जैसे अभी आपको नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर कौन सी बॉडी रखी हुई है, तो आप कह दो कि सर जो भी बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इक्वल टू mk²। बस कहानी खत्म, ठीक है। अब जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो और आपने देखा कि अरे ये तो एक हॉलो स्फीयर है, अरे ये तो एक फुटबॉल है, तो आप क्या कहते हो, ठीक है मैंने पहले ये कहा था, अब मैं कहता हूं कि ये लो, जो क्योंकि मुझे पता है कि उस हॉलो बॉल, जो भी एक हॉलो स्फीयर है या फिर फुटबॉल है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ये, ठीक है। बस इसको और इसको इक्वेट करो, देखो क्या आएगा। जैसे ही मैं इसको इक्वेट करता हूं, यहां कहां करूं, यहां कर देता हूं, तो ये होएगा 2/3 mr² इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया था पहले, ओके। अब ये m से m गया, अगेन k की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट में 2/3 और यहाँ पर बाहर हर का ओनली r, ठीक है। बस अब इस k की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो अगेन आपको ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 2/3 mr²। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझे, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पहले आपको तो नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पता चला आपने क्या किया, इसको इक्वेट कर दिया, वहां से k की वैल्यू निकाल ली और अगेन वहां k की वैल्यू को अगेन री सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको क्या आ गया, उसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं एक, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कोई भी एक रैंडम एक्सिस है। अब दूर आसमान में आप जरा देखो तो आपको एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब आप कह लो कि मेरे को निकालना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड में, तो आप कहोगे अरे सर वो तो एक एरोप्लेन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे खुद ही नहीं पता, ठीक है, नहीं पता ना। तो आप उस एरोप्लेन को एक ऑब्जेक्ट मानो, ठीक है, एक रैंडम बॉडी मानो। जैसे ही रैंडम बॉडी माने, अब ये भी मानो कि उसका जो पूरा मास है, दैट इज जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उस बॉडी का एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका उस पूरी बॉडी का पूरा मास लाई करता हुआ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो वो उस बॉडी को आपने सेंटर ऑफ मास मान लिया, ठीक है। अब उसके सेंटर ऑफ मास से जो भी डिस्टेंस होगा यहां तक, इस एक्सिस तक, उसको आप क्या कहोगे कि ये मेरा k है डिस्टेंस, ठीक है। और क्या कहते हो कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू mk²। बस कहानी सॉल्व हो गई, ठीक है। अब कल को आपको मालूम चलता है कि नहीं ये जो एरोप्लेन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो बस उसको mk² इज इक्वल टू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट कर दो और वहां से k की वैल्यू पुट करो, अगेन उस k को री सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन,
ठीक है, आपको मालूम चला। एक बार फिर से अगेन मुझे अगर कुछ भी नहीं पता, कोई भी मेरे पास में एक रैंडम बॉडी है, अगर मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mk²। बट आगे चल के मुझे मालूम चलता है कि अरे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² नहीं था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ठीक है, तो इन दोनों को उठा के इक्वेट करो और वहां से k की वैल्यू पुट लाओ और वहां से k को रीसब्स्टिट्यूट करो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, ठीक है, हम रेडियस ऑफ गायरेशन को बेसिकली k से डिनोट करते हैं। k इज वही मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सेंटर ऑफ मास से होगा बेसिकली। ठीक है, या फिर कह लो जो टोटल ये रहा एक्सिस और ये रहा जहां तक भी हमारी बॉडी है उसके बीच का डिस्टेंस इज k। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब बच्चों इसके ऊपर ना हमारी जेई नेट में थोड़े अच्छे एमएचटी सीटी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर। ठीक है बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान है। आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे सर ये तो मजाक हो गया हमारे साथ में। ठीक है, इतना इजी। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, जैसे ये रहा एक रिंग। ठीक है, अब हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास से ये रहा आईसी इज इक्वल टू व्हाट mr², क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पर। ठीक है, तो उसका जो, इसीलिए मैं उसको आईसी लिख दिया बस और कुछ नहीं। तो आईसी इज इक्वल टू व्हाट mr², ये हमें पता है। लेकिन अब अगले ही केस में मैं आपसे पूछ लूं कि यहां पर तो मेरे को पता है, आप मुझे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां बताओ, इस एक्सिस के अराउंड बताओ, तो आप मुझे कैसे बताओगे। ठीक है, तो इस दिन के लिए हम किसका यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं। अब जैसे पहले तो मैं हेडिंग डाल दूं, तो ये रहा हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस है बेसिकली वो। ठीक है, एक्सिस थ्योरम। ओके, ठीक है, अब जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये हेडिंग है बेसिकली। ठीक है, अब ये यहां मुझे निकालना। अब जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली एग्जांपल कि जैसे ये आप मान लो एक रिंग है। ठीक है, अब ये वाला जो केस है, ये वाला जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे, सेंटर मेरा यहां से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है हमारी वो कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो कुछ ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे रोटेट करेगा कह लो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको यहां से रिवॉल्व कराना, एज लाइक ये रहा मेरा रिंग। ठीक है, तो ये रहा मेरा एक्सिस, मैं इसको ऐसे रिवॉल्व कराना चाहता हूं। ठीक है, मालूम चला आपको। ठीक है, पक्का देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे रिवॉल्व कराना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो एक्सिस थी उसको यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर जो एक्सिस थी उसको यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया। और मैं पता करना चाहता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड में कितना होगा। तो वो बेसिकली है बहुत इजी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले होगा आईसी, मतलब इसके अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस md का स्क्वायर। अब ये m क्या है, मास ऑफ दिस रिंग। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, कितना डिस्टेंस के बाद में आप पूछ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, कैसे कि मुझे यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो क्या है आईसी प्लस md², कितने डिस्टेंस पे आप जाके पूछ रहे हो कि हाँ यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए। तो बस आप इसको रख दो, दैट इज क्या, यहाँ से r हो जाएगा और यहाँ पर r पुट कर दो, अगेन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2mr²। अभी मैं इस क्वेश्चन के ऊपर वापस से आऊंगा जब हम इसका पहले पता ये कर लेंगे कि ये आया कहां से। ठीक है, इसी का एक छोटा सा बहुत ही प्रूफ है, तो पहले हम उसको प्रूफ कर लेते हैं कि वो आया कहां से, फिर अगेन इस क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो प्रूफ है वो कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है बेसिकली, जैसे पहले तो मैं एक रैंडम बॉडी मान लेता हूं। ठीक है, ये रहा मेरा कोई भी एक रैंडम बॉडी। ओके, ठीक है, अब मैं ऐसे मान लेता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये रहा। ठीक है, इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से पास हो रहा है। तो यहां से जो भी एक्सिस होगी उसको मैं क्या कहता हूं, क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बस इसी रीजन से मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि ये रहा मेरा आईसी। आईसी का मतलब ये पॉइंट सी ले लो। ठीक है, बहुत ही आराम से आप इस पॉइंट को सी ले सकते हो। ठीक है, सी का मतलब क्या है कि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, यहां पर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस सी के अलोंग में कितना होगा। जैसे
इस एक्सिस के अराउंड में इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब क्योंकि ये तो एक रैंडम बॉडी है, हमको पूरे बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, बहुत ही आसान सा केस ले लेते हैं, और वो केस है हमारा एक छोटा सा बॉडी। ठीक है, अब ये छोटा सा बॉडी, जैसे इसका मास मैंने मान लिया dm। ओके, अब अगर मैं इसका मास dm मान लिया तो इसके इस IC के अलोंग में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये जो डिस्टेंस r मान लो या फिर कुछ भी मान लो, फिलहाल ये डिस्टेंस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एज लाइक जैसे ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इससे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, पक्का, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर मैं इस डीएम का इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहूं तो क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, इसीलिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इंटीग्रेशन आ जाता है और क्या आता है, आर का स्क्वायर और डीएम, याद है ना। अगर डिस्क्रीट बॉडी होती तो हम क्या यूज करते हैं, समेशन का साइन, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंटिन्यूअस बॉडी है, इसीलिए हमने ये साइन यूज किया, इंटीग्रेशन वाला। ओके, ठीक है। तो अब ये तो एक रैंडम फॉर्मूला रहा, ठीक है सर, मुझे इसके लिए बताओ आप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I इज इक्वल टू दैट इज IC ले लो। ठीक है, इसके लिए तो ये रहा डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को मुझे पता करना पड़ेगा, जो कि मुझे पता ही नहीं, तो पहले मैं इस डिस्टेंस को कुछ मान लेता हूं, उसके बाद में कहते हैं। ठीक है, ये तो हम अभी लिख देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में। लेकिन अब इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज क्या हुआ, इसका यूज ये हुआ कि मुझे यहां तो पता चल जाएगा, आप मुझे यहां पता करके बताओ। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं ये पॉइंट बी है, और इसको मिलाता हूं, ये रहा। ठीक है, एट द सेम टाइम अब मुझे क्योंकि इस डीएम का इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो अगेन मुझे तो पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगेन मैं इस परपेंडिकुलर को यहां ड्रॉ करता हूं। ये परपेंडिकुलर कैसे, आपको पता चल जाए ना कि ये रहा मेरा एक एक्सिस और ये रहा एक मेरा मास। ठीक है, तो ये जो भी डिस्टेंस है ये बेसिकली इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ठीक है। तो अब पहले और भी मैं कुछ नाम दे दूं, यहां पर ए नाम दे देता हूं। ठीक है, अब अगर मुझे इस IC के अलोंग में निकालना है, और इसको भी मैं क्या कह देता हूं, IB दे देता हूं। इसका नाम क्या है कि इस बॉडी का, इस डीएम मास का इस IC के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और इसी डीएम का, इसी छोटे से मास का इस IB के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ओके, ठीक है। तो हम कहते हैं, तो इस IC के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो ये डिस्टेंस, मतलब ये रहा AC का स्क्वायर, और ये रहा डीएम, और ये रहा मेरा इंटीग्रेशन। तो ये मुझे क्या मिल गया, IC के अलोंग, दैट इज सेंटर ऑफ मास के अलोंग मुझे क्या मिल गया, मैं इसको लिख देता हूं, ये है मेरा कॉम। तो इसके अलोंग में मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, किसके अलोंग, इस डीएम के अलोंग। ठीक है, छोटा सा मास डीएम है, इस IC के अलोंग में मैंने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लिया। अब उसके आगे की कहानी, मुझे इस IB के बारे में पता करना है, तो पहले इस IB के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये IC है। ठीक है, तो ये रहा IC का स्क्वायर, इंटीग्रेशन अगेन डीएम। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। सो यहां से अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा IC। अब IC का मैंने लिख लिया, मुझे IB के बारे में चाहिए, तो ये रहा IB। ओके, अब IB के लिए भी वही सेम कहानी। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये आएगा कुछ इसके अलोंग में डिस्टेंस, तो ये रहा AB का स्क्वायर, और ये रहा हमारा डीएम। ठीक है, क्या आपको मालूम चल रहा है मैंने क्या लिखा है, एज लाइक जरा समझिए इस चीज को कि IC, ये रहा मेरा IC, ये रहा मेरा एक्सिस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, और ये रहा मेरा एक छोटा सा मास डीएम। ओके, अब इस डीएम मास का इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम सब लोग ये फॉर्मूला जानते थे, और वहां से ये चीज आ गया। ठीक है, ये रहा AC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दिस डीएम। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसी डीएम मास का मुझे इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, तो अगेन मैंने उसके लिए डिस्टेंस फाइंड आउट किया। वो डिस्टेंस कितना है, AB, तो अगेन उसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर भी लिख दिया। ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या ये ट्रायंगल आगे सॉल्व हो सकता है, कभी नहीं सॉल्व हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल अभी क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है।
ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगेन मेरा एम क्या है, मेरा एम है इन दोनों को डिलीट करना, अल्टीमेटली इन दोनों को डिलीट करना। तो मैं इन दोनों को तब डिलीट कर पाऊंगा जब ये क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। वो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। ये रहा बीसी, उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका भी नाम कुछ दे दिया, दैट इज ए बी सी है, तो इसको हम नाम एम दे देते हैं। ठीक है। अब आप एकदम ध्यान से देखो कि अगर मैं ट्रायंगल लूँ ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम बहुत आराम से लगा सकता हूँ। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ए बी है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ भी क्या है, ए बी है। तो मुझे पता है कि ए बी की जगह पे, ए बी स्क्वायर की जगह पे मैं ए एम और एम बी दोनों का स्क्वायर करके आराम से लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखिए कि इन ट्रायंगल ए एम बी क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करें तो क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए एम का स्क्वायर प्लस हाउ मच, एम बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरे क्वांटिटी को हम इसके अंदर रख सकते हैं। अब चाहो तो इसको कह दो कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। अगेन जब मैं इस क्वांटिटी को लिखूंगा, ये रहा आई बी इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के साथ में क्या आ जाएगा, इस ए बी की जगह पे इस पूरे को लिख सकते हैं, तो लिखिए जरा। तो ये क्या आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट के साथ में क्या, डी एम। ठीक है, यहां तक हम तो पहुंच गए, मतलब ये डी एम दोनों के पास जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब इसके आगे क्या करें, अब इसके आगे क्या करें, अगर मैं ए एम को देखूं तो ये रहा मेरा ए एम, ठीक है, यहां से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं एम बी को देखूं, ये रहा एम बी, तो एम बी को मैं लिख सकता हूं ये इसका समेशन प्लस इसका समेशन, दैट इज इस एम बी को, ये एम बी को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस सी एम। मालूम चल रहा है, तो जरा लिखते हैं और देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो ये रहा आई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके अंदर ये रहा ए एम, तो ए एम को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ए एम को ए एम ही रहने दो, प्लस ये जो एम बी रहा, एम बी को हम लिख रहे हैं इन दोनों का समेशन, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम बी के लिए हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी एम का स्क्वायर, और ये अगेन बड़े ब्रैकेट में अभी है ये कौन सा पार्ट, डी एम वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे क्या करें, ये तो बन गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो जरा आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन ब्रैकेट में ये होगा ए एम का स्क्वायर प्लस ये जो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर दैट इज बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू दिस मच, तो 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू सी एम प्लस ये क्या, सी एम का स्क्वायर। ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और अगेन यहाँ पे क्या है, डी एम है। ओके, अब जरा इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पर रहा ए एम, ठीक है, ए एम का स्क्वायर ये रहा, ठीक है, एट द सेम टाइम आप यहाँ भी देखिए, दैट इज ये वाला पार्ट, ये लाइन और ये लाइन देखिए, ठीक है, ए एम का स्क्वायर और एम सी का स्क्वायर वही है, सी एम का स्क्वायर। तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से मुझे दिख रहा है ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, इस ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा क्या, क्यों सर, क्योंकि अगेन आप कह सकते हैं ए एम सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी का स्क्वायर। तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, तो अगेन आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मैं ये वाला थोड़ा सा पार्ट ऑफ कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इस आई सी के बारे में, आप इसे चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हम लिखते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल क्या, ए एम सी, उसके अंदर क्या आ जाएगा, अगेन वही पाइथागोरस का थ्योरम, तो ये रहा ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में आ जाएगा, प्लस एम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी का स्क्वायर। बस अब यहां से आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और इस इक्वेशन को जब हम वापस लिखते हैं तो हमें मिलेगा आई बी इज इक्वल टू, ये रहा इंटीग्रेशन, अगेन बड़ा ब्रैकेट, इन दोनों को साथ में लिख दो और डायरेक्टली ये लिख दो ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ए सी का स्क्वायर प्लस ये रहा बी सी का स्क्वायर, अगेन 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी और सी एम, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर अगेन डी एम। ठीक है, इतना पार्ट तक तो हम आसानी से पहुंच गए। ठीक है, अब जरा एक काम करो, ये डीएम ना सबको दे दो। ठीक है, वही कर सकते हैं हम लोग, तो जरा करते हैं। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ये आई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सी का स्क्वायर और ये रहा डीएम। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी सी का स्क्वायर और यहां से अगेन डीएम, प्लस यहां से 2 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, और भी देख लो। ठीक है, ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो अगेन वही इंटीग्रेशन की कहानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 यहां से बी सी डॉट सी एम और यहां पर डी एम। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो आई बी है, ये जो आई बी तो हमको दिख रहा है। ठीक है, ए सी इंटू डी एम, यहां पर देख सकते हैं ये वही क्वांटिटी है क्या, जो क्वांटिटी यहाँ पर है वही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है पूरे इंटीग्रेशन के साथ में। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ आई सी, लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने आई सी। ठीक है, ओके, प्लस ये रहा बी सी का स्क्वायर और ये डी एम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी सी कहाँ पर है भाई, ये रहा बी सी और ये रहा डी एम। अब क्योंकि ये BC है, आप देख सकते हो कि 2 एक्सिस है हमारे पास में। ये एक एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, सेकंड कोई भी एक रैंडम पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है। हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये वही डिस्टेंस है जहां हमें पता करना है। हम इसको H मान ले, D मान ले, A मान ले, वॉट जो मानना है मान ले। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी D मान लिया है, क्योंकि DM किसको डिनोट कर रहा है, छोटे क्वांटिटी को, इसलिए हम यहाँ पर इसको ये डिस्टेंस को H मान लेते हैं। तो मैं इस BC स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, H का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लिख लेते हैं उसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा H का स्क्वायर और ये हो जाएगा DM और ये अगेन इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस यहाँ पर 2BC। तो अगेन मैं अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पर 2 तो एक नंबर है, BC को मैंने क्या मान लिया, H मान लिया, डॉट CM तो कुछ भी नहीं है, CM को ऐसे रहने दिया। अगेन यहाँ पर क्या है, DM है। ठीक है, अगले ही केस में आप देखोगे कि ये रहा आई बी इज इक्वल टू ये रहा आई सी प्लस ये एच है क्या, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगेन वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एम प्लस, अब यहाँ से अगेन ये नंबर है, ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो 2H बाहर, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सी एम और ये इसके साथ में डी एम। ठीक है, यहां तक तो हमको मालूम चलता है। एक और भी लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो रहा आई बी इज इक्वल टू आई सी प्लस ये जो डीएम है, अब कुछ बचा ही नहीं। डीएम अल्टीमेटली जब इंटीग्रेशन होएगा तो क्या बनेगा, बड़ा मास बनेगा, तो हम उसको एम कह देते हैं। तो ये रहा मेरा एच का स्क्वायर एम प्लस ये वाली क्वांटिटी 2H इंटीग्रेशन ऑफ सी एम और ये रहा डी। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, एक्चुअली हमारा क्वांटिटी जो हमें चाहिए था वो हमें मिलता जुलता सा नजर आ रहा है। याद है मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे किसी के अलॉन्ग पता है तो वो क्या होता है, समथिंग लाइक दैट होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ये मुझे एक्चुअल में ये मुझे पता है। ठीक है, ये मुझे पता करना है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, और ये रहा उसके मास और ये रहा उसके बीच का डिस्टेंस। तो वो क्वांटिटी तो मुझे यहाँ पर दिखता सा नजर आ रहा है। बच गया ये क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, ये रहा 2H, ठीक है, जस्ट नंबर है। CM ये डिस्टेंस रहा। ठीक है, और ये रहा DM। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो CM है वो कहां से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। कौन से सेंटर, सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो CM का डिस्टेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। तो सर फर्क क्या है, ये भी तो वहीं से था, थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको समझाता हूँ। जो कॉन्सेप्ट हमारा सेंटर ऑफ मास का होता है बेसिकली, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर जगह कहाँ पर हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर पार्ट में थोड़ा सा यूज करता हूँ। जैसे मैं आपको ना छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, समझो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कोई भी एक बॉडी है हमारे पास में, ठीक है,
अब मुझे उसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो हम कैसे निकालते हैं? हमने उसका 11th में फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। चलो एक काम करो, थोड़ा सा आप लिख लो, ठीक है? ये थोड़ा सा लिख लो, मेरे को एक जगह चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट आप जरा लिख लो, ठीक है? मैं ये फर्स्ट पार्ट रफ करने जा रहा हूँ, रफ कर दूँ? यस, पक्का? ओके, ठीक है। मैं ये डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा ये जगह चाहिए। ओके, जरा समझते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता क्या है हमारा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है? अब जैसे मैं आपको कह लूँ कि ये मेरे पास में एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है? मान लो कि ये एक छोटा सा बॉडी है और यहाँ पर भी एक छोटा सा बॉडी है, ठीक है? मान लो कि ये मेरा इसका जो मास है वो है m1 और इसका जो मास है वो है m2, ठीक है? अगर मैं अभी इसके सेंटर की बात करूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा, ठीक है? चलो, तो इसका एक बेसिकली ना फॉर्मूला होता है जो कि हमने 11th क्लास में सीखा है। वो होता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये r क्या होता है? ये होता है r कॉम, ठीक है? यही है हमारा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। अभी मैं कह रहा हूँ ये रहा मास m1, ये रहा मास m2, अभी ये चुपचाप आराम से यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? यहाँ कहीं बीच में होगा, ठीक है? लेकिन अगले ही केस में ये क्या हो जाता है कि ये वाला जो मास है वो यहाँ पर आ जाता है m1 और ये वाला जो मास है वो यहाँ पर आ जाता है m2। पहले कहाँ पर था? पहले यहाँ पर था। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आई ये आ गया r2 और यहाँ से ये जो डिस्टेंस आई वो आ गया r1, ठीक है? जिस वेलोसिटी से ये m2 यहाँ पर गया उसी सेम वेलोसिटी से ये m1 मेरा यहाँ पर गया, ठीक है? तो उनके बीच का डिस्टेंस ये आ गया, सच दैट ये जो r कॉम है, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर गया, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर आ गया, ठीक है? पहले कहाँ पर सेंटर ऑफ मास था? यहीं पर था। अभी भी कहाँ पर है? यहीं पर है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? जीरो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, ठीक है? अगर ये शिफ्ट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये आर कॉम क्या होगा? आर कॉम जीरो होगा। जरा इस फॉर्मूले में पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखोगे तो ये क्वांटिटी भी यहाँ आके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू जीरो। इसी को मैं सेकेंड लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, m1r1 इज इक्वल टू m2r2 और विथ माइनस का साइन। ये भी क्वांटिटी देखो और ये भी क्वांटिटी देखो, दोनों क्वांटिटी देखो। और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले जहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ मास था, अगर कोई भी बॉडी उससे इस साइड भी जाती है और उससे इस साइड भी जाती है, सच दैट उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी जगह पर रहता है, तो ये जितना भी दूर गया और ये जितना भी दूर गया उन दोनों का समेशन क्या होगा? जीरो होगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है दोनों का समेशन जीरो, m1r1 और m2r2, ठीक है? आ रहा है जीरो। या फिर आप कह सकते हो ये इक्वेशन कि ये जितना भी होगा उससे माइनस में इतना होगा, बस और कुछ नहीं। सच दैट इन दोनों को अगेन आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आने वाला है। वही कहानी यहाँ पर हो रही है। क्या हो रही है सर? यहाँ से मैं इस सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है? और ये रहा एक डिस्टेंस, इसको मैं r1 कह लो। तो ये जो r1 रहा और ये जो dm रहा, ये कुछ वैसे ही बन रहा है क्या? इसको अगर आप r1 मानोगे और ये रहा dm, तो ये कुछ वही क्वांटिटी बन जा रही है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? यही सेम क्वांटिटी जो यहाँ पर पहुंच रहा है उसके जैसा ही कुछ यहाँ भी पहुंचता होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यही कहता है कि भाई सेंटर से अगर मैं सेंटर से आप कोई भी डिस्टेंस लो, या तो यहाँ लो या तो यहाँ लो, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिया और कुछ मास लिया dm, तो यहाँ से भी आप 5 सेंटीमीटर लो और कुछ मास लो dm अगर दोनों सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। दिख रहा है आपको? अगर सपोज मास अलग अलग है, जो कि है नहीं, यहाँ पर तो हमने dm हर एक जगह माना है, ठीक है? अगर सपोज मास अलग अलग है तो उनका क्या होगा? उनका जो रेशियो, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम होगा। एज लाइक सपोज यहाँ पर मास की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर इस मास की वैल्यू ज्यादा तो इस रेडियस की वैल्यू कम होगी, या फिर अगर इस मास की वैल्यू कम है तो इसकी रेडियस जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है? सच दैट इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम आए।
और अगर वो सेम आएगा तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी ये है, अल्टीमेटली उन दोनों का सम क्या आएगा 0, और अल्टीमेटली ये जो कहानी है वो भी क्या आएगी 0। ठीक है, तो आप इसको, एक टर्म है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास से कोई भी डिस्टेंस आप दूर जाओ तो वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 ही होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो अब मैं इस चीज को रफ करता हूं। ठीक है, अब हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा, अल्टीमेटली मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख दूंगा कि हाँ भाई ये चीज क्या है 0, और वो चीज 0 क्यों हुई, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट एक लाइन होती है जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, वो लाइन आप ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वो लाइन क्या है सर, वो लाइन के बारे में हम जरा देखते हैं। ठीक है, ओके, सो पहले तो मैं इसको रफ कर लूं। ओके, सो आप लिख सकते हैं कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस लिखो, सिंस एनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि यहां पर जो इंटीग्रेशन ऑफ CM आया, CM और DM आया, वो कितना आ रहा है 0। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि IB इज इक्वल टू ये पार्ट IC, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा MH का स्क्वायर। ठीक है, और ये रहा हमारा छोटा सा डेरिवेशन किसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके, अब देख सकते हैं ये चीज आ गया। अल्टीमेटली इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि अब मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, IB इज इक्वल टू IC प्लस MD का स्क्वायर। ठीक है, ओके, पक्का। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ, और जैसे रफ करने के बाद में इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यस, मैं रफ करने जा रहा हूँ। ओके, सो अब देखो इसके ऊपर हम छोटा सा, जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था याद है, अभी रिंग वाला हमने क्वेश्चन लिया था, उसी रिंग वाले क्वेश्चन पे हम वापस आ जाते हैं। तो वो रिंग वाला क्वेश्चन क्या होता है, वो कुछ कहता है कि अगर ये रहा एक, यहां से स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चन, कि ये रहा एक मेरे पास में रिंग, बेसिकली मुझे पता है यहाँ पर दैट इज IC, ये मुझे पता है ये होता है MR का, ये मुझे पता है ये होता है IC इक्वल टू MR का स्क्वायर। ओके, मुझे पता करना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर मुझे पता करना है, ये कोई भी एक रैंडम है, मुझे यहाँ पर पता करना है। कैसे पता करेंगे, अगेन वही सेम, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये रहा मेरा I इज इक्वल टू वॉट, IC प्लस MD का स्क्वायर कह लो या फिर MH का स्क्वायर कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, मास इसका M है, रेडियस इसका R है, तो यहां से आप क्या लिखोगे कि IC भी तो मुझे पता है वो है क्या MR का स्क्वायर प्लस M तो M ही है, लेकिन ये जो D है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है फिलहाल R है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2MR का स्क्वायर। बस इतना सा इसका यूज है। ठीक है, अब आप किसी भी एक्सिस पे किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो बॉडी 1D हो, 2D हो, 3D हो, कुछ भी हो, आप उसके लिए आराम से क्या पता कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जहां पर पहले आपको पता है, और आपको कहां पता होना चाहिए, उसके सेंटर पे पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसको सेंटर पे पता है, जैसे आपको इस एक्सिस के अराउंड पता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वहां से ऐड कर दो कितने डिस्टेंस पे हम दूर जा रहे हैं। कंडीशन यही है, कंडीशन ये है कि आपको कहां पता होना चाहिए, उसके सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप उसका पैरेलल में कहीं पर भी शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर ना एक हम अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, पहले एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास में जो रिंग है उसका जो मास है वो है 2m, और जो रेडियस है वो है 3r। ये एक रिंग है, उसका मास मैंने ले लिया 2m और रेडियस ले लिया 3r, या फिर हाँ ठीक है ले लो फिलहाल। ठीक है, अब मुझे आप बताओ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके अलोंग बताओ, ये वाला इसके अलोंग आप मुझे बताओ, और ये तो आपको पता है IC। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब ये जो डिस्टेंस है ये मैंने आपको डिस्टेंस दे दिया r/2, ये जो डिस्टेंस है
मतलब मैंने आपको इस डी की वैल्यू दी, इस एच की वैल्यू दी कह लो, ठीक है। आपको इसके अलोंग पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे? वही सेम कहानी, मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि आई सी इक्वल टू क्या होता है? एम आर का स्क्वायर। गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? जब रिंग का मास m हो और रेडियस r हो। क्या यहाँ पर ऐसा है? नहीं। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? सबसे पहले तो मास उसका, अब इसको आप क्या पहले मान लो m डैश r डैश। तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि m कितना है उसका? 2m है, तो 2m रखा, और इनटू ये r डैश कितना है? 3r है, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 18 mr का स्क्वायर। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अलोंग इट्स सेंटर, अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास कह लो, ठीक है। ओके, अब आपको इसके अलोंग पता करना है, तो आप क्या आएगा ये चीज? I इज इक्वल टू आई सी प्लस हाउ मच? एम डी का स्क्वायर। यहाँ से आई सी के लिए आपको पता चल गई, दैट इज 18 एम आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, एम डी। अब एम तो एम कितना है? एम तो है 2m, ठीक है, एम डैश कह लो। और आर कितना है? ये डी, ये डी कितना है? आर बाई टू, तो आर बाई टू का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो? आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, ये इससे सॉल्व होगा, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को जो आंसर आएगा वो आएगा आई इज इक्वल टू 18 एम आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से एम आर का स्क्वायर बाई में 2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 18 है तो 36 और 37 एम आर स्क्वायर बाई, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये हमने किसका यूज किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, अब इसे लिख लीजिए। ओके, रफ कर रहा हूं मैं। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली ये रहा आपका वो क्वेश्चन। मेरे पास ना बैंगल्स है, बैंगल्स समझ लो, रिंग समझ लो, ठीक है। वो रिंग कुछ ऐसे है कि ये रहा एक रिंग, ठीक है, सेकंड रिंग इसके जस्ट बाजू में है, ये रहा, थर्ड रिंग कुछ ऐसे है, फोर्थ रिंग कुछ ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे, फिफ्थ रिंग कुछ ऐसे है, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ रिंग कुछ ऐसे है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये रहा एक रिंग और ये रहा एक रिंग, ठीक है। ऑल्दो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, ठीक है, हम बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ रहा एक रिंग, छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये रही दूसरी रिंग, तीसरी रिंग कुछ ऐसे रहेगी, फोर्थ रिंग कुछ ऐसे ले लो आप, ठीक है, फिफ्थ रिंग कुछ ऐसे ले लो, और ये एक ही रिंग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, दो भी बन जाएगा, और ये रहा एक रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक, ये 3 और ये 3, टोटल कितना है? 3 और 3 6 और ये एक 7, हमारे पास में टोटल रिंग है 7, ठीक है। अब इन सब का मास है m और इन सब का रेडियस है r, इसका भी मास m और रेडियस सब का r है। आपको निकालना है इस, यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑल बैंगल्स कह लो, रिंग कह लो, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझा? क्या है क्वेश्चन? ये कि हमारे पास में से 7 रिंग्स है बेसिकली, ठीक है। आपको इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग में, कह लो आप इसका ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसके अलोंग में आपको क्या करना है? इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अल्टीमेटली जो मेरा एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, और ये बैंगल्स ऐसे हवा में आके ऐसे दिखते होंगे कुछ, ठीक है। ये रहा हमारा एक्सिस और ये कुछ बैंगल्स ऐसे दिखते होंगे, ठीक है। तो इसके अलोंग में हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, मैं बताऊं? ओके, तो क्योंकि सबका जो मास है वो क्या है? m है, सबका जो रेडियस है वो क्या है? r है। तो हम कैसे निकालें? सबसे पहले हमको क्या पता है? ये रहा एक हमारा रिंग, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? सिर्फ इस रिंग की बात कर रहा हूं, पहले वाले रिंग की, तो उसका होगा m r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये रहा ये रहा एक्सिस और ये रहा रिंग, तो उसके लिए क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ये मैंने पहले का निकाल लिया।
अब मुझे इन सब की बात अगर मैं करूँ तो इन सब का मुझे यहाँ पे पता है, ये और ये, इस सेंटर के अलॉन्ग में मुझे इन सब का भी पता है, ठीक है। वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मैं क्या कर दूं, ये हो गया उन सब का mr², किसका, इसका mr², इसका mr², इसका सबका ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ mr का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पक्का पक्का, ये रहा mr², ये रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान दो कि हमको कहाँ के लिए पता करना है, हमको यहाँ के लिए पता करना है। तो सबसे पहले रुक जाओ, जैसे, ठीक है, रुक जाओ, आराम से करो, ठीक है। जैसे मुझे इन सब का भी पता चल गया mr² होता है, ठीक है। लेकिन ये तो इनका यहाँ पर मुझे मालूम चला ना, यहाँ पर इस वाले दिन का, जैसे इसका तो मैंने पता कर लिया, वो लिख लिया mr², और इसके लिए जो पता चला वो कहाँ पता चला, यहाँ पता चला। इसके लिए भी कहाँ पता चला, यहाँ पता चला। तो अल्टीमेटली मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर लाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूँ, पैरेलल कर रहा हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। और यही तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में कहा क्या है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो पहले इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए क्या है, यहाँ पर mr² प्लस ब्रैकेट आप डालते हैं, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट किया तो वो क्या आएगा, md², ठीक है। ये किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया mr² इसका खुद का, ठीक है। और शिफ्ट कितना किया, md², मालूम चल रहा है। और ऐसे ही हमारे पास में कितने बैंगल्स है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे हमारे पास में 6 बैंगल्स है, 6 रिंग्स है बेसिकली। तो उन सब के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगेन एक बार मैंने सेंटर वाले का यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। क्यों सेंटर वाले को पहले क्यों लिख लिया, क्योंकि सेंटर वाले को कहीं शिफ्ट नहीं करना है, सेंटर वाले को यहीं रखना है, रख दिया। अब इसके बारे में सोचा तो इसके बारे में मुझे पता है mr² होता है, ठीक है, लिख लिया, mr² भी लिख लिया। अब मुझे ये भी पता है कि इसको मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा। उसका फॉर्मूला क्या था, IC पे पता होना चाहिए, IC ये रहा, पता है, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब इस डिस्टेंस को यहाँ पर ले लो, md का स्क्वायर, और ये सबके साथ में करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं अगले केस में लिखूंगा mr का स्क्वायर प्लस ये रहा, अगेन इसको फिलहाल के लिए ब्रैकेट में पुट करो आप, तो ये रहा mr² प्लस m तो सबका सेम ही है, d कितना है, 2r है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, और ये पूरे अगेन 6 से मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ से अगेन आ जाएगा ये mr का स्क्वायर प्लस ये mr², इसको आप सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 4 और ये 5, तो हो जाएगा ये 5 mr का स्क्वायर अगेन इंटू 6। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 31 mr², और ये रहा आपका आंसर। किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ऑल दिस बैंगल्स या फिर रिंग्स, ठीक है। ओके, तो क्या आप इस चीज को सॉल्व कर पाए थे, ठीक है, यस, ओके। तो मुबारक हो बच्चों, आपने एक जेई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। यस, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा जेई टाइप का है, जेई में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करते हैं बेसिकली, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। कुछ इसके अंदर डाउट रहे तो अगेन वही सेम रिपीट चीज, क्या, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लेना, ठीक है, ओके। सो ये रहा हमारा बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप इस थ्योरम को 1D में लगाइए, 2D में लगाइए, 3D में लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये भी क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। हेडिंग अगेन वही, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगेन ये एक्चुअली एक्सिस है, एक्सिस बोलो बात एक ही है, ठीक है, ओके, ठीक है। सब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 2D के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम लगा सकते हैं,
ठीक है। अब जैसे अगेन मैं एक रैंडम बॉडी बनाता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो रैंडम बॉडी पे सॉल्व हो गया तो वो हर एक जगह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं पहले तो यहाँ पर एक्सिस बना लूँ अपने, ये रहे मेरे 3 एक्सेस, कहीं पर भी आप बना सकते हो, ये रहा x, ये रहा y, या फिर क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहा है तो हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये रहा x तो ये रहा y, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये प्लेन बेसिकली यूज करना है। ओके, सो यहाँ से मैं ऐसे कुछ इसको और भी इंक्रीज कर दिया। ओके, अब मैं देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक जो रैंडम बॉडी है, ठीक है, इस रैंडम बॉडी ये बेसिकली एक्चुअली 2D है, ठीक है, ये जो बॉडी मैंने बनाया है ये 2D है, ठीक है। और आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि अगर ये रहा मेरा एक प्लेन, एक रहा शिफ्ट, क्योंकि इस थ्योरम को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2D में, एज लाइक कोई मेरे पास में लैमिना हो जाए, कोई मेरे पास में शीट हो जाए पेपर की, वहां पर हम इस चीज को आराम से लगा सकते हैं, एज लाइक हमारे पास में डिस्क हो जाए, ठीक है। तो डिस्क क्या है, बेसिकली एक एरिया है, तो ये भी एक वही कहानी है। तो ये रहा एरिया, ठीक है, और ये रहा इसके ऊपर जेड एक्सिस, ओके, ये रहा जेड एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, समझ गए। तो ये डायग्राम कुछ वैसा है, ओके। अब ये जो रैंडम बॉडी है इसको मैं कैसे भी घुमा सकता हूं, जैसे अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, दैट इज जेड एक्सिस के अलॉन्ग घुमा सकता हूं, ठीक है। अब ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, तो इसको मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी घुमा सकता हूं। ये रहा मेरा वाई एक्सिस, तो मैं इसको वाई एक्सिस के भी अलॉन्ग ऐसे घुमा सकता हूं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कुछ डिनोट कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ से भी इसको ओमेगा से घुमा सकते हैं, इसको भी ऐसे भी ओमेगा से घुमा सकते हैं और इसको ऐसे भी ओमेगा से घुमा सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगेन वही सेम कहानी करनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, एक छोटे से डीएम को लेना पड़ेगा। अब उस डीएम के लिए मैंने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया और फिर इसको परपेंडिकुलर में प्रूफ कर दिया तो मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि सपोज कर लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मास डीएम ले लिया। अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा देखूं तो ये डीएम यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और ये डीएम यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ये रहा मेरा डीएम मास। और अगर मैं इसके अलॉन्ग में बात करूँ तो यहाँ से इस सेंटर से कितना बना रही है, ठीक है, ये बना रहा है कुछ, ये पार्ट आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूस कह सकते हो एक तरीके का, ठीक है। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को ध्यान से देखूं, ये जो डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस इसके पैरेलल में होगा, तो वो कितना होगा, बेसिकली आपको पता है ये वाई एक्सिस है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई। अब ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके पैरेलल में होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा। और ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों का क्या होगा, अंडर रूट में होगा, क्यों, वही पाइथागोरस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर इस डीएम पार्टिकल का मुझे इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, तो मुझे मालूम चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी, हम क्या लिखते हैं, हमारा बेसिक फॉर्मूला डीएम इंटू आर का स्क्वायर। तो डीएम तो ये रहा, ठीक है, आप इंटीग्रेशन भी दे दो, क्यों, क्योंकि मास इज कंटिन्यूअस, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर। तो इसके अलॉन्ग चाहिए मुझे, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर इसके ऊपर देखते हैं, तो ये इसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टेंस लेंगे तो वो हो जाएगा वाई का स्क्वायर इंटू डीएम। ये रहा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इक्वेशन 1 कह दो इसको, ठीक है। सेकंड, अगर मैं y के अलॉन्ग में निकालू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी डीएम पार्टिकल का y के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग में निकालू, तो ये रहा उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। अब इसी डीएम पार्टिकल का मुझे निकालना है इस z एक्सिस मैंने बनाया नहीं, ये रहा z एक्सिस, ठीक है। इस z एक्सिस के अलॉन्ग में मेरे को डीएम का पार्टिकल बताना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मैं क्या करूं, ये रहा मेरा z एक्सिस और ये रहा मेरा पार्टिकल, तो ये रहा डिस्टेंस इसके बीच का, वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस ये है, मालूम चल पा रहा आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका बेसिकली क्या आएगा, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यस, क्या आ जाएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम पार्टिकल अलोंग z एक्सिस विल बी डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू डीएम, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट में था, एक्चुअली ये अंडर रूट में था, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू डीएम। तो आपको पता है ये और ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट
चले जाएगा तो आएगा क्या, आई जेड इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू डीएम आएगा। ठीक है, मालूम चला आपको। अब इसी को मैं अगले ही केस में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दूं कि ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम प्लस यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन दोनों को दे दो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है यहाँ पर, ये भी कहीं देखा देखा सा लग रहा है यहाँ पर। तो अब इस पूरे क्वांटिटी को मैं ऊपर लिख दूं तो ये आ जाएगा मेरा आई जेड इज इक्वल टू ये क्वांटिटी यहाँ से आई वाई और ये क्वांटिटी यहां से आई एक्स। ओहो, क्या आ रहा है, अब देख पा रहे हैं क्या आ रहा है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो आई जेड एक्सिस है ये आई वाई प्लस आई एक्स है और इसके लिए कंडीशन भी यही होनी चाहिए, थोड़ा सा समझो। ठीक है, इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए भी कंडीशन भी यही है। कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा जो एक्स वाई और जेड है वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन, कोई भी दो एक्सिस या तो एक्स वाई या तो वाई जेड या तो एक्स जेड क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे ये रहा मेरा एक प्लेन, ये रहा मेरा एक डिस्क। ठीक है, तो या तो इसके अंदर एक्स वाई हो जाए, ठीक है, और अगर एक्स वाई इसके अंदर होते हैं तो जेड ऊपर होगा, अगर सॉरी इसके अंदर का वाई जेड होता है तो हमारा एक्स परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर इस एक्सिस इस प्लेन के अंदर मेरा एक्स जेड होता है तो वाई परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस हमारे वाले केस में एक्स वाई इसके अंदर है। ठीक है, इसीलिए जेड एक्सिस क्या है, ऊपर है, और कंडीशन क्या बनी, ये बनी। ठीक है, अगर यहां पर मेरा एक्स जेड आ जाए, एक्स जेड क्या आ जाए, प्लेन के अंदर आ जाए, तो वाई क्या आएगा, ऊपर आएगा। कंडीशन क्या बनेगा, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। मालूम चल रहा है आपको। ओके, ठीक है, अगर वही सेम कहानी इसके अंदर मेरा क्या आ जाए, वाई जेड आ जाए, इस प्लेन के अंदर वाई जेड आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एक्स आएगा। कंडीशन क्या बनेगी, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। अगर वाई जेड इस प्लेन में आ रहा है तो आई एक्स ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी। ओके, मालूम चला। ठीक है, ओके, बस इतना सा इसका इंपॉर्टेंस था, इसी फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस था। अब देखिए इस इंपॉर्टेंस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका हम यूज कहां करेंगे, आप इसे लिख लीजिए पहले। ठीक है, मैं इसे साफ करूं। ओके, ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है। अब देखिए हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, कंडीशन मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, यस, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो वो कुछ रहा, जैसे मैं एक पहले रिंग का बात कर लेता हूँ। ये रहा एक रिंग। अब मुझे पता है यहाँ पर ये जो एक्सिस है, अब क्योंकि देखो ये रहा मेरा रिंग। अब देखिए मैं रिंग ऐसे बनाया हूं, ना कि मैंने रिंग को ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका ये रिंग, ये डायग्राम और ये डायग्राम में फर्क है। ये डायग्राम बेसिकली कैसा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके अंदर मेरा एक्सिस ऐसे है, ये रहा रिंग और ये रहा एक्सिस ऐसे। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ, ये रहा एक्सिस, ये रहा मेरा, ये रहा बेसिकली रिंग और ये रहा एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा इस वाले केस में। ठीक है, ये रहा एक्सिस ऐसे, और अगर इस वाले केस की बात कर रहा हूं तो वो ऐसे रहा। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। ओके, ठीक है, ओके, सो अब इसके आगे हम जरा देखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यस, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो अगर ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है, ये रिंग एक प्लेन में आ रहा है, तो इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो कुछ ऐसे होगा, और एक उसका इसका जो वाई एक्सिस होगा वो कुछ कैसे होगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि मेरा एक्स एक्सिस यहाँ से ले लो तो वाई एक्सिस कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको और भी आगे बढ़ाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगेन कंडीशन क्या है कि ये क्या है, जेड है, और ये भी क्या है, मतलब इसके नीचे बीच में क्या है, 90 का साइन है, और यहाँ भी क्या है, 90 है। क्यों, तभी तो ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अल्टीमेटली ये डायग्राम कुछ ऐसे है कि ये और ये। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते थे कि अगर मैं इसमें कुछ बनाना चाहूँ कि मेरा एक्सिस कहाँ है, तो ये रहा, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसे, और ये रहा जेड एक्सिस। तो अगर इसको मैं जेड मान रहा हूँ, इसको एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। पहली कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोई भी दो एक्सिस
प्लेन में होनी चाहिए, कंडीशन इज फुलफिल्ड, ठीक है। थर्ड, तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, फुलफिल्ड है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो IZ वाला है वो IX प्लस IY है। क्या IX के बारे में मेरे को पता है? नहीं पता। क्या IY के बारे में मुझे पता है? नहीं पता। क्या IZ के बारे में मुझे पता है? यस पता है। क्या होता है IZ? IZ क्या है यहाँ पर? IZ है मेरी mr²। रिंग के लिए हमने यही निकाला था ना कि भाई एक रिंग है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू mr², ठीक है। अब मुझे ये दोनों नहीं पता, लेकिन अगर मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूं तो मुझे दिखेगा जो वैल्यू IX की होगी वही वैल्यू IY की होगी। क्यों? क्यों जरा समझो, अगेन समझो। ये जो IX है वो कहाँ जा रहा है? अगर मैं इसको और भी पीछे बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, अल्टीमेटली ये वही वाली कंडीशन बन रही है। ये रहा IX, ये रहा IY और ये रहा IZ। क्या आपको दिख रहा है? ये रहा IX, ये रहा IY और ये रहा IZ, ऐसे कुछ। तो इसका क्या मतलब है, जो भी ऐसे ऐसे घूमेगा वही तो ऐसे ऐसे भी घूमेगा, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो वैल्यू IX की होगी वही वैल्यू IY की होगी फॉर सिमेट्रिक केस ओनली। 2D में सिमेट्रिक, क्योंकि ये रिंग है वो क्या है, सिमेट्रिक है, बस इसी रीजन से मैं इसे कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ IX। क्यों? क्योंकि IX इज इक्वल टू क्या है, IY। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फॉर सिमेट्रिक केस, ठीक है। तो अगेन अब आप यहां से कह सकते हो कि ये जो IX है वो कितना आएगा, mr²/2, और यही वैल्यू किसकी आएगी, IY की भी आएगी। तो अब आपको यहां से मालूम चल गया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, याद है डायग्राम, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग में वो होगा mr²/2। याद करो, ये आता था डिस्क के लिए, अगर हम उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन से पास करते थे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता था। लेकिन अब ये किसके लिए आ गया, रिंग के लिए आ गया, अगर हम डायमेट्रिकली अपना एक्सिस लेते हैं तो सर अगर डिस्क के लिए डायमेट्रिकली लिया तो क्या आएगा, फाइंड आउट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कॉपी कर लीजिए। तो अब से आपको ये याद आज हो जाना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली ये याद नहीं हो तो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये चीज समझ गए हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया तो आप बखूबी इस चीज को आराम से ला सकते हैं। कभी भी इसको रट्टा मत मारना, आपको याद बस ये होना चाहिए और आप इसको हमेशा निकाल लोगे, ठीक है। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने लगाया है, तो ये कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ 2D में, ओके। चलिए रफ करूं मैं, ओके। अब हम लोग थोड़ा डिस्क के लिए निकाल के देखते हैं कि डिस्क के लिए क्या आता है। सो डिस्क हम यहां बना लेते हैं पहले। ये रहा हमारा एक डिस्क, ये रहा एक्सिस, यहां से इसको रफ कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब अगेन वही कहानी, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे बना सकता था कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, वही सेम कहानी, और ये रहा हमारा एक डिस्क, तो ये रहा इसका कुछ सेंटर, ठीक है। अगेन आप इसको x कह दीजिए, इसको y कह दीजिए, इसको z कह दीजिए। देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्लेन में किसको लेना चाहते हैं। अगर मैं इसके यहाँ पर y और z ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, वही मैंने आपको समझाया अभी पिछले, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये क्या रहा मेरा डिस्क रहा, तो मुझे यहाँ पर पता है ये इस z एक्सिस के अलॉन्ग में मुझे पता है वो कितना होता है, mr²/2, मुझे यहाँ पता है। क्या मुझे IX के बारे में पता है, नहीं पता। क्या मुझे IY के बारे में पता है, नहीं पता। तो निकालते हैं, फ्रॉम दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या आएगा, IX प्लस IY। दोनों क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, ओके। तो IZ के बारे में मुझे पता है, वो क्या है, mr²/2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, इन दोनों को आप इक्वल कह सकते हो, कहाँ से भाई, फ्रॉम दी सिमेट्रिक केस कि IY इज इक्वल टू IX। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ IX विच इज इक्वल टू mr²/2। ये 2 यहाँ गया, हमें मिल गया यहाँ से IX इज इक्वल टू, या फिर कह लो IY इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको यहाँ पर कर लो, तो ये आ जाएगा mr²/4। बस इतनी सी कहानी है हमारी, किसकी, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम की, ठीक है। अगर मैं एक्सिस को शिफ्ट कर दूं तो बस ये इक्वेशन चेंज होगा, बट वैल्यू तो वही आने वाली है, ठीक है, ओके, पक्का। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझा होगा, ठीक है। अगेन इसके रिलेटेड में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट डाउन में, ठीक है,
ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।